दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि GICLT की वैकेंसी आ गई है और जो 2022 में TGT PGT का एग्ज़ाम जो फॉर्म आया था और इसकी भी डेट दिसंबर में आ गई है, जो 18 और 19 दिसंबर को है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यूथ कंपटीशन की जो ज्योग्राफी की बुक है, जिसमें 131 प्रैक्टिस सेट दिया है और 13,000 प्लस क्वेश्चन दिए हैं। जितने भी स्टेट के हैं, अदर स्टेट के, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जितने भी उत्तर प्रदेश हैं, इन सब में जो भी क्वेश्चन आए हैं, TGT PGT, LT ग्रेड, GIC, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी को इसमें समाहित किया गया है। और आइए, हम लोग कल 30 क्वेश्चन तक देखे थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। इसका ज्योग्राफी का जो है यूथ कंपटीशन का जो सॉल्व पेपर है, आज हम लोग पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। जो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? क्वेश्चन नंबर 30 है, हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? इसमें दिया है हार्टोन ने, डार्विन ने, प्लैंक ने, मेलोट ने। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हार्टोन ने किया था। अब जैसे इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले इसके ट्रिक जानते हैं याद करने के लिए, क्योंकि UGC नेट JRF में आया था 2018 में क्वेश्चन दिया है हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। तो हाइड्रोलिक से हार्टोन, और से हार्टोन, और हा से हाइड्रोलिक, और हा से हार्टोन दिया है दोस्तों। इसी को हम लोग करेंगे यहीं पे, हा से हार्टोन और हा से हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। तो इसे हम लोग याद कर लेंगे ट्रिक बना के। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी RE हार्टोन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? RE हार्टोन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। दिया है, डेविस ने भौगोलिक अपरदन की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया था। डेविस जो दोस्तों, जो अमेरिका का है, इसने दिया है भौगोलिक अपरदन की संकल्पना का प्रतिपादन किया 1899 में। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कि भौगोलिक अपरदन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किसने किया है, तो डेविस ने किया है। डेविस कहाँ का था? अमेरिका का था दोस्तों। और कब किया है? 1899 में किया है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना में बताया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। इसने बताया दोस्तों कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। ठीक है दोस्तों, आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है, भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार है? कह रहा है दोस्तों, 31 क्वेश्चन है कि भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार है? दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है संरचनावाद, ऑप्शन बी दिया है उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन सी दिया है मानवतावाद, और ऑप्शन डी दिया है परिमाणीकरण। तो ऑप्शन डी है दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी सही है, परिमाणीकरण सही होगा। आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। जैसे भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूलचूल रूपांतरण के लिए परिमाणीकरण परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात
वर्णनात्मक भूगोल को अस्वीकार किया एवं अमूर्त सिद्धांत तथा मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया। इस कार्य के लिए भूगोल में सांख्यिकी तकनीकी का बृहत्तम पैमाने पर उपयोग किया गया। इसे ही मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जैसे पूछ जाएगा कि मात्रात्मक क्रांति किसे कहते हैं, तो इसमें दिया है दोस्तों कि वर्णनात्मक भूगोल को अस्वीकार किया एवं अमूर्त सिद्धांत मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया। इस कार्य के लिए भूगोल में सांख्यिकी तकनीकी का बृहत्तर पैमाने पर उपयोग किया गया। जो भूगोल में सांख्यिकी तकनीकी का बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया गया, इसे ही मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। ठीक, आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि कौन सही है। 32 में दिया है दोस्तों कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची प्रथम, सूची द्वितीय, अध्ययन क्षेत्र और विद्यमान। जैसे दिया है दोस्तों लघु जलवायु विज्ञान। लघु जलवायु विज्ञान किसने दिया? भू आकृति विज्ञान किससे संबंधित है? मौसम विज्ञान किससे संबंधित है? जल विज्ञान किससे संबंधित है? तो दोस्तों जैसे लघु विज्ञान किससे संबंधित है? वर्सेटर से संबंधित है। दोस्तों लघु विज्ञान वर्सेटर से संबंधित है। ए का 4 वर्सेटर से संबंधित है। और दिया है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान किससे संबंधित है? भू आकृति विज्ञान दोस्तों भू आकृति विज्ञान वार्ड से संबंधित है। वार्ड से संबंधित है। अब मौसम विज्ञान किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी का बी है जो मौसम विज्ञान किससे संबंधित है? ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। मौसम विज्ञान ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। अब जो बचा पीटरसन, जल विज्ञान पीटरसन से संबंधित है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ए का सी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी डिटेल्स देखते हैं कि लघु विज्ञान, लघु जलवायु विज्ञान वारसेटर दिया था और भू आकृति विज्ञान वार्ड दिया था और मौसम विज्ञान को उस जगह किसने दिया? टेलर ने दिया। जल विज्ञान पीटरसन ने दिया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित इस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दिया है कि भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान, ठीक, भूगोल को तथा मानव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान भी तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए, दोनों में ही स्थान देना, इसमें प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने, कौन से विद्वान है ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया दोस्तों? 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया दोस्तों। ए है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेडरिक रेटजन, सॉरी दोस्तों फ्रेडरिक रेटजन है। ठीक, फ्रेडरिक रेटजन इन्होंने दिया था। आइए दोस्तों इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेडरिक रेटजन ने किया। प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए, किसमें? प्राकृतिक विज्ञान में भी और मानव विज्ञान में, दोनों में स्थान देने के लिए भूगोल को 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया रेटजन ने। अब आइए दोस्तों इसमें देखिए ईसा बोमैन की जो बुक है उसको हम लोग देखते हैं। ईसा बोमैन की बुक है द एंडीज ऑफ साउथर्न पेरू, द एंडीज ऑफ साउथर्न पेरू। और दूसरी बुक है न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, ठीक, अ डिजर्ट ट्रायल ऑफ अटाकामा। ये 3 बुक है सब दोस्तों, 3 बुक है ईसा बोमैन की। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं
दिया है, निम्नलिखित भूगोलविदों में से किसने लोकविद भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया? निम्नलिखित भूगोलविदों में से किसने लोकविद भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया? कौन व्यक्ति क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है? ठीक, कह रहा है लोकविद भूगोल को किसने, मतलब एक भूगोलविदों में से किसने एक है, तो किसने लोकविद भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया? किस रूप में परिभाषित किया कि कौन व्यक्ति क्या, कह रहा है कौन व्यक्ति क्या, कहाँ, किस कीमत पर प्राप्त करता है। तो दोस्तों आइए इसका देखते हैं हम लोग कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दिया है आरजे चोरले, डेविड हॉर्विट और क्लावल और आरजे बेनेट। तो आर इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 34 का आरजे बेनेट। दोस्तों आरजे बेनेट हैं जिन्होंने भूगोल को लोकविद में परिभाषित किया। कौन व्यक्ति क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है, तो आरजे बेनेट हैं दोस्तों। और आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं 34 की। भूगोल में कौन व्यक्ति क्या, कहाँ, किस कीमत पर प्राप्त करता है। कह रहा भूगोल में कौन व्यक्ति क्या, कहाँ, किस कीमत पर प्राप्त करता है, इसका उल्लेख आरजे बेनेट ने लोकविद भूगोल में किया। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लोकविद भूगोल, ये जो है लोकविद भूगोल किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? लोकविद भूगोल, तो लोकविद भूगोल बेनेट से संबंधित है दोस्तों। किससे? बेनेट से संबंधित है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भूगोल शब्द पूछ रहा है दोस्तों, जैसे कह रहा है भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया? ठीक, तो इरेटोस्थनीज, स्ट्रैबो, हिप्पारकस, पोसिडोनियस। तो दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया? इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने किया था दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने किया था। इन्होंने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन को भूगोल की विषय वस्तु बनाया। ठीक है, पृथ्वी तल जो है का मानव के निवास के रूप में अध्ययन के रूप में विषय वस्तु बनाया। इरेटोस्थनीज सिकंदरिया के संग्रहालय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। जो इरेटोस्थनीज थे उस सिकंदरिया के संग्रहालय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इन्होंने भूगोल में तीन प्रमुख बुक लिखी है दोस्तों। तीन प्रमुख बुक योगदान दिए हैं, जिसमें पहली बुक है पृथ्वी की परिधि का आकलन। क्या है दोस्तों? पृथ्वी की परिधि का आकलन। दूसरा है आदिवासी क्षेत्र या निवासी जगत के लिए इक्यूमेन का मानचित्रण। तीसरा है इस निवासी जगत का विवरण प्रस्तुत करना। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों आगे व्याख्या देखते हैं हिप्पारकस के बारे में। ये हिप्पारकस ने पृथ्वी को 360 अक्षांशों में विभाजित किया। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी को 360 अक्षांशों में किसने विभाजित किया?
तो पृथ्वी को 360 अक्षांशों में हिप्पार्कस ने विभाजित किया। ठीक है दोस्तों। अब जैसे देखिए, यूनानी भूगोलवेत्ता पोसिडोनियस भौतिक भूगोलवेत्ता थे। ठीक, पोसिडोनियस भौतिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भी पृथ्वी की परिधि की माप की थी। पोसिडोनियस जो थे ये कहाँ के थे? यूनानी थे। ठीक, और ये भौतिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की माप की थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी, पोसिडोनियस ने भी ये पृथ्वी की परिधि की माप की थी। ठीक, अब आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं, रोमन के होते हुए भी यूनानी भाषा के भूगोलवेत्ता के रूप में स्ट्रैबो को जाना जाता है। रोमन के होते हुए भी स्ट्रैबो यूनानी भाषा के भूगोलवेत्ता के रूप में स्ट्रैबो को जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। ये मुख्यतः प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। अब जो स्ट्रैबो हैं ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है दोस्तों, स्ट्रैबो ये रोमन भूगोलवेत्ता है स्ट्रैबो। ठीक है, प्रादेशिक भूगोलवेत्ता के जाना जाता है। इन्होंने पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विभाजित किया। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी को 5 कटिबंधों में कितने विभाजित किया? तो पृथ्वी को 5 कटिबंधों में स्ट्रैबो ने विभाजित किया। ठीक है, तो आइए दोस्तों, स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी जो 27 खंडों में विभाजित है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। ठीक, 27 खंडों में विभाजित है। अब क्वेश्चन ऐसे दोस्तों पूछेगा कि ज्योग्राफिया किसने लिखी? तो सबसे पहले ज्योग्राफिया किसने लिखी? स्ट्रैबो ने लिखी। कितने खंडों में है? 27 खंडों में विभाजित है। ठीक है, 27 खंडों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो ये अरब भूगोलवेत्ता है जो विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कि विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित के लिए जाना जाता है। अल मकदीसी, अल बरूनी, अल मसदी, अल इदरीसी। ठीक है दोस्तों, अल इदरीसी। तो अल मसूदी ने विश्व को 14 प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, विश्व को 14 प्रदेशों में विभाजित किया था। विश्व को 14 प्रदेशों में विभाजित किया था। इन्होंने भारतीय मानसून को उत्तम वितरण प्रस्तुत किया। भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने? अल-मसूदी ने। आयोग ने इसका उत्तर ये माना, यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। दोस्तों आयोग ने इसका उत्तर ये माना, लेकिन अल-मसूदी ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम का अपनाया था? ठीक है, पूछ रहा है किस विद्वान ने, कौन ऐसा विद्वान है जो पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम का अपनाया था? उद्देश्यवादी उपागम का अपनाया था। ठीक, उद्देश्यवादी उपागम किसने अपनाया था दोस्तों? आइए दोस्तों देखते हैं इसका। एलेक्जेंडर वाल हम्बोल्ट, ठीक, कार्ल रिटर, इमैनुअल कांट और बर्नहार्ट। तो दोस्तों इसका आंसर बी सही है, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को उद्देश्यवादी कहा जाता है। इसको उद्देश्यवादी को टेलियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कार्ल रिटर को। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कार्ल रिटर ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया। ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन के लिए दोस्तों, कि पृथ्वी का अध्ययन करना है, इसी के अध्ययन के लिए हम उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया। कौन? कार्ल रिटर, जो जर्मनी का था। ठीक है, रिटर प्रादेशिक अध्ययन को प्रधानता देते हैं। प्रादेशिक अध्ययन को प्राधानता रिटर देते हैं दोस्तों। किसको? प्रादेशिक देशों अध्ययन को प्रधानता देते हैं। रिटर को आराम कुर्सी
का भूगोल वेत्ता कहा जाता है। ठीक, एकदम आराम से दोस्तों, एक आराम कुर्सी पर बैठकर ऐसे आराम कुर्सी का भूगोल वेत्ता कहा जाता है। कुछ दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीटर को आराम कुर्सी का भूगोल वेत्ता कहा जाता है। ठीक, रीटर को आराम कुर्सी का भूगोल वेत्ता कहा जाता है। ठीक है, रीटर जर्मन भूगोल वेत्ता थे दोस्तों, ये रीटर जो है जर्मनी के थे, इसलिए जर्मन भूगोल वेत्ता कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दिया है दोस्तों, रेटजल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि रेटजल का जो है दोस्तों, ये रेटजल है, ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये जर्मनी के हैं। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन दोस्तों कि रेटजल कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। ठीक, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। रेटजल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि भूगोल के भौतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक द्विभाजन है। भूगोल के भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक द्विभाजन है। ठीक है, ऑप्शन बी, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। ऑप्शन सी, भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया। ठीक, ऑप्शन डी, भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है। ऑप्शन डी, भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों कि भौतिक पर्यावरण ने मानव प्रक्रिया को नियंत्रित किया। भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये कह रहे हैं कि भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया, क्योंकि दोस्तों ये जो कार्ल रिटर हैं ये नियतिवादी हैं। अनियतिवादी वो होते हैं जो दोस्तों जो पर्यावरण को महत्व देते हैं। ठीक है, पर्यावरण को ये महत्व देते हैं, इसलिए इनको नियतिवादी कहा जाता है। ठीक, इसलिए इन्होंने एक भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रेटजल का कार्य आधारित है, जो रेटजल है, रेटजल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि रेटजल का जो कार्य आधारित इस संकल्पना पर कि भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया। ठीक है, मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया। ठीक है, भौतिक पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दिया है रेटजल को आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इसकी क्रिया विधि निगमनात्मक है। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आधुनिक मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ठीक, आधुनिक मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो रेटजल को कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन तो ये हो गया। और दोस्तों अब पूछ देगा कि इनकी क्रिया विधि क्या थी रेटजल की, तो निगमनात्मक थी। ठीक है दोस्तों, इनकी क्रिया विधि क्या थी, निगमनात्मक थी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ कब। ठीक है, ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। ऑप्शन बी, 1920 दशक के पश्चात। ऑप्शन सी, 1930 दशक के पश्चात। ऑप्शन डी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है। तो भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि क्या व्याख्या दिया है दोस्तों। इसकी व्याख्या कि भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भूगोल में अधिकाधिक सांख्यिकी विधियाँ, गणितीय विधियाँ का उपयोग होने लगा। कब, जब द्वितीय विश्व समाप्त हो गया 1945 में दोस्तों,
ये तो आप लोगों को पता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसी टाइम से अधिकाधिक मतलब बहुत ज़्यादा सांख्यिकी विधियों तथा गणितीय विधियों का उपयोग होने लगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं 1950 ईस्वी के दशक में, तब 1950 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी। नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी। क्या है विशेषता दोस्तों? ऑप्शन ए अनुभाविक जांच पर बल, सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल, स्थानीयकरण के सिद्धांतों एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के उपयोग पर बल और मानव परिस्थितिकी पर बल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों इसका, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। ठीक है दोस्तों, 1950 के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की व्याख्या देखते हैं दोस्तों ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2014 में आया था। ठीक, दिया है 1950 के दशक में। ठीक, 1950 के दशक में नूतन भूगोल की, जो नूतन भूगोल है, नूतन मतलब नवीन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी कि भूगोल में स्थानीयकरण के सिद्धांत, मात्रात्मक विधियां, मॉडलों के प्रयोग पर अधिक बल देने लगा। ठीक है, बल देना। ठीक है, अब दोस्तों दिया है 1950 के दशक के भूगोल में प्रत्यक्षवाद के समावेश के बाद भौगोलिक विषय सामग्री को सुचारू रूप से समझने के लिए तथा भूगोल की वैज्ञानिकता में अभिवृद्धि करने हेतु भूगोल में सांख्यिकी एवं गणितीय तकनीकों का रुझान बढ़ा, जिसे मात्रात्मक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों जैसे मात्रात्मक क्रांति की बात आ रही है, अभी मात्रात्मक क्रांति है जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसी के बाद दोस्तों, तो उसी के बाद पूरे विश्व में एक नई तकनीकी, जिसको सांख्यिकी के क्षेत्र में और गणितीय तकनीकों का रुझान काफ़ी तेज से बढ़ा, उसी को दोस्तों मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, दिया है दोस्तों आधुनिक युग से पूर्व, तब आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टतया स्थापित किया। ठीक, क्वेश्चन दोस्तों दिया है आधुनिक युग से पूर्व, जब आधुनिक था उसके पूर्व किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टता स्थापित किया, एकदम स्पष्टता स्थापित किया दोस्तों। कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए प्लूवेरियस, बुशिंग, बुआचे और वारेनियस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, वारेनियस। आधुनिक युग से पूर्व कि किस आधुनिक युग, दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे मतलब थोड़ा सा एक बार टाइम लगेगा, लेकिन इसको क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तेरा आधुनिक युग से पूर्व, ठीक, आधुनिक युग जो था उसके पूर्व किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टता स्थापित किया? क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टता स्थापित किया, उसको वारेनियस कहते हैं, वारेनियस है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। वारेनियस ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध में स्पष्टता स्थापित की थी। ठीक है, प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल के संबंध में। ठीक है, वारेनियस पहला विद्वान था जिसने भूगोल में द्विभागीकरण की नींव डाली। ठीक, भूगोल में द्विभागीकरण की नींव डाली किसने? वारेनियस ने।
जर्मन भूगोलवेत्ता वारेनियस। अब दोस्तों वारेनियस कहाँ का है? जर्मनी का है। क्वेश्चन यही पूछ देगा, वारेनियस कहाँ का है? जर्मनी का है। ठीक है। ये पुस्तक सामान्य भूगोल है। अब वारेनियस जो है कहाँ का है? जर्मनी का है। इनकी बुक है सामान्य भूगोल। ठीक है। ये पहले विद्वान है, ठीक, कौन? वारेनियस पहले विद्वान है जिसने भूगोल को सामान्य तथा विशेष में विभाजित किया। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भूगोल को किसने सामान्य तथा विशेष भूगोल में विभाजित किया? तो वो है वारेनियस, जो जर्मन भूगोलवेत्ता है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी बुक वही ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसको कहते हैं सामान्य भूगोल। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों दिया है ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर पुस्तक के लेखक कौन है? डी हार्वे, इसोजा, स्टॉर्ड और ऑप्शन डी आरजे जॉनस्टन। तो ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर जॉनस्टन है। ठीक, इसका आंसर डी सही है, जॉनस्टन। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? जैसे दिया है, मतलब एक ट्रिक छोटी सी है जो आपको बता रहे हैं। आप इसको ऐसे कीवर्ड है इसका, जैसे ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। ठीक, जैसे ज्योग्राफी यहाँ ज्योग्राफर, तो यहाँ जैसे दोस्तों यहाँ से भी जैसे दिया है ज्योग्राफर, और यहाँ से भी जॉनस्टन। ठीक है, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर, जैसे जॉनस्टन जैसे ज्योग्राफी। ऐसे दोस्तों एक कीवर्ड बनाकर इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर पुस्तक के लेखक आरजे जॉनस्टन है। ठीक है, हो गया। अब देखिए दोस्तों, डेविड हार्वे मात्रात्मक क्रांति के प्रबल समर्थक थे। ठीक, अब दोस्तों मात्रात्मक क्रांति के प्रबल समर्थक कौन है? डेविड हार्वे। ठीक है, पूछ देगा दोस्तों, ऐसे ही पूछेगा कि मात्रात्मक क्रांति के समर्थक कौन है? तो डेविड हार्वे है। ठीक है, प्रबल समर्थक है, परंतु बाद में ये मात्रात्मक क्रांति के कट्टर विरोधी हो गए। अब दोस्तों ये बाद में मात्रात्मक क्रांति के कट्टर विरोधी भी हो गए। ठीक, तो अब दोस्तों क्वेश्चन तो ऐसे ही बना सकता है कि मात्रात्मक क्रांति के प्रबल समर्थक थे डेविड हार्वे, परंतु बाद में वे मात्रात्मक क्रांति के कट्टर विरोधी हो गए। ठीक, तो दोस्तों डेविड हार्वे को आप लोग याद रखिएगा, मात्रात्मक क्रांति के प्रबल समर्थक थे और बाद में फिर ये कट्टर विरोधी भी हो गए। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दोस्तों 43 क्वेश्चन नंबर 43 है, जो देखते हैं कि 43 क्वेश्चन का आंसर क्या सही है, आप लोग भी बताइएगा। जैसे दिया है भूगोल में व्यवहारवादी सांचा, क्या भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया? ठीक, व्यवहारवादी सांचे, जैसे व्यवहारवादी जो व्यवहार से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, जो व्यवहार से संबंधित होगा, तो भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए फ्रेड, ऑप्शन बी W.K. किर्क, ऑप्शन सी A.H. जेनसन, ऑप्शन डी R.J. जॉनस्टन। ठीक है, ये जॉनस्टन यही है दोस्तों जो ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स बुक लिखे, यही जॉनस्टन है। ठीक है, अब दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ए फ्रेड। जैसे दोस्तों अब इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। जैसे पूछ देगा भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया, तो ए फ्रेड हो जाएगा। तो जो व्यवहार सांचा कौन करता है? फ्रेड। फ्रेंड का व्यवहार अच्छा होता है दोस्तों, बस ऐसे याद कर लो आप लोग कि फ्रेंड, अब बस व्यवहार फ्रेंड का बहुत अच्छा व्यवहार होता है। फर्स्ट फ्रेंड, अब व्यवहार अच्छा होता है तो व्यवहारवादी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी थोड़ी व्याख्या दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। दिया है भूगोल में व्यवहारवादी सांचा ए फ्रेड ने प्रस्तावित किया। ठीक है दोस्तों, ए फ्रेड ने प्रस्तावित किया।
व्यवहारवादी साचा ए फ्रेड ने प्रस्तावित किया। ठीक है, भूगोल में व्यवहारिक उपागम का सूत्रपात करने वाले विद्वानों में विलियम क्रिक अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनेगा कि भूगोल में व्यवहारिक उपागम का सूत्रपात करने वाले विद्वानों में विलियम क्रिक अग्रणी है। ठीक है, व्यवहारिक उपागम का सूत्रपात मतलब एक मतलब बांधने में, व्यवहार में मतलब सबको जोड़ना, उसका विलियम क्रिक अग्रणी है। उन्होंने 1963 में प्रकाशित अपने, ठीक है दोस्तों, अपने प्रकाशित लेख में, ठीक, इन्होंने लेख लिखा जो व्यवहारिक पर्यावरण के महत्व की विवेचन किया तथा व्यवहारिक भूगोल के विकास में वॉलपर्ट, फ्रेड, गोलिज, कॉक्स, कुलेन, गोल्ड, गुडी, शावर, डंकन आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, ये दोस्तों ये जो व्यवहारिक पर्यावरण महत्व की विवेचना की दोस्तों, इसमें देखिएगा आपको जैसे नाम बस याद रख लो, व्यवहार परक भूगोल के विकास में, ये देखिए वॉलपोर्ट फ्रेड, जैसे फ्रेड हैं, गोलीज हैं, कॉक्स हैं, कॉक्स कूलन हैं, गोल्ड हैं, गुडा हैं, सावर हैं, डंकन आदि विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया किसमें, व्यवहार भूगोल के विकास में। ठीक है, व्यवहार भूगोल के विकास में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, और जैसे दिया है दोस्तों, द मेजर नेचुरल रीजन। ठीक है, द मेजर नेचुरल रीजन के लेखक कौन है दोस्तों, दिया है द मेजर नेचुरल रीजन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रॉक्सबी, ऑप्शन बी एजे हर्बर्टसन, ऑप्शन सी स्टॉम, ऑप्शन डी हॉटसन। दोस्तों सबसे पहले तो ये हम देखते हैं हम लोग कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर भूगोलवेत्ता जो हैं ये इंग्लैंड के हैं, जिसमें रॉक्सबी भी हैं, स्टम भी हैं, हर्बर्टसन भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें द मेजर नेचुरल रीजन के लेखक हर्बर्टसन है। ठीक है दोस्तों, हर्बर्टसन ने द मेजर नेचुरल रीजन लिखा। ठीक, किसने लिखा, हर्बर्टसन ने द मेजर नेचुरल रीजन लिखा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिया है दोस्तों कि द मेजर नेचुरल रीजन, ठीक है, के लेखक हर्बर्टसन है। ठीक, हर्बर्टसन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, यही देखिए दोस्तों, वैसे हर्बर्टसन वैसे ब्रिटिश। ठीक है, बटसन ब्रिटिश। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से, बटसन ब्रिटिश। ठीक है, तथा विश्व की 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया, विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित भी किया इन्होंने। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कि विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किसने किया, तो 15 प्राकृतिक प्रदेशों में हर्बर्टसन ने विभाजित किया, जो ब्रिटिश के हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए आगे, ये संभववाद के समर्थक तथा ब्रिटेन में संभववाद का प्रसार किया। ठीक है, इन्होंने मानव भूगोल और जलवायु विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, तो हर्बर्टसन क्या है, संभववादी है, बस इतना याद रखिएगा। बस ऐसे ही बस कि पूछ देगा कि हर्बर्टसन संभववादी हैं या नीतिवादी है कि नॉन नीतिवादी हैं, तो दोस्तों हर्बर्टसन संभववादी हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से प्लीस्टोसीन हिमयुग के प्रावस्थानों का सही अवरोही क्रम काल बताना है। ठीक है, जो प्लीस्टोसीन युग में दोस्तों जो हिमयुग आया था, उसको दोस्तों हम लोग इसको कालानुक्रम में अवरोही क्रम में इसको रखना है। ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में रखना है, जिसको जिसमें वुर्म, मिंडल, गुंज, रिज दिया है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं
तो सबसे पहले सी रहेगा। सी सी तो दोस्तों नहीं दिया है सबसे पहले। नहीं 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 दोस्तों, गुम, इसकी ट्रिक है गुम गुम रव रव वो। तो दोस्तों गुंज। अच्छा हाँ दोस्तों, ये दिया है अवरोही क्रम में इसको रखना है ना, अवरोही क्रम में रखना है। अवरोही क्रम मतलब जो पहले बड़ा होगा सबसे पहले उसको रखेंगे। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हम बढ़ते हुए सबसे बड़े को रखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया है सी, सबसे पहले दिया है इसमें सी, गुर्म गुंज मिंडल रिज। इसको इसका ट्रिक तो दोस्तों ये दिया है कि गुम रब होता है दोस्तों, इसका ट्रिक गुम रब होता है, इसका ट्रिक गुम रब होता है जिसको। अच्छा हाँ दोस्तों, ये अवरोही क्रम में इसको रखना है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा नीचे देख लेते हैं दोस्तों, दिया है जैसे ऑप्शन ए बुर्म, बुर्म हो जाएगा बुर्म, ठीक। और फिर उसके बाद डी है री, फिर बी है मिंडल, फिर सी है रब। तो दोस्तों ये अवरोही क्रम में दिया है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, अवरोही अवरोही, ठीक है। तो इसकी ट्रिक दोस्तों ऐसे हम बनाए थे जिसमें जी आर गुम जी गुम रब रब व। तो दोस्तों वी है वी, ठीक। तो जैसे सबसे पहले यहाँ गुम अवरोही क्रम में दोस्तों ये सबसे लास्ट में आ गया है, ठीक। रब, फिर उसके बाद बी वाला है मिंडर, यम मिंडर, ठीक है। यहाँ दूसरे देखिए बी दिया है मिंडर, और तीसरे पर देखिए दोस्तों र डी दिया है डी यहाँ, और बी गुरु दोस्तों ए दिया है। तो दोस्तों ये अवरोही और अवरोही क्रम में है, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है इसी की वजह से। बाकी आप लोग भी इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आइए दोस्तों एक बार इसको हम इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, ठीक। दिया है पेंक तथा ब्रूकनर ने यूरोप में गुंज मिंडेल रिज बुर्म 4 हिमों का निर्धारण किया। अब तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 4 हिमयुगों का निर्धारण किसने किया, पेंक और ब्रूनर ने, ब्रूकनर ने, ठीक। पेंक और ब्रूकनर ने यूरोप में 4 हिमयुगों का निर्धारण किया जो सही क्रम में हैं तथा ये प्लीस्टोसीन शक के उपहिम हैं, उपहिम युग हैं प्लीस्टोसीन के, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों 46 क्वेश्चन देखते हैं। ये 46 क्वेश्चन में क्या दिया है, बुक दिया है दोस्तों, इसको हमको मिलान करना है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। जैसे दिया है दोस्तों, बुक दिया है भूगोलवेत्ता और पुस्तक के लेखक एएच बैरोज, इनकी बुक है दोस्तों 1-3 जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है। और हटिंगटन लिखे हैं जो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, बी का 1, ए का 3 बी का 1 दोस्तों, ठीक है। अभी तक तो मिल रहा है। और अर्नॉल्ड गोयट और चॉर्ले एंड हैगेट, तो दोस्तों चॉर्ले एंड हैगेट मॉडल्स एंड ज्योग्राफी लिखे हैं। और गोयट की बुक है दोस्तों द अर्थ एंड मैन। तो गोयट से दोस्तों ऐसे याद करिए, इसका ट्रिक बना कर थोड़ा सा। जैसे गोयट मतलब गोल, पृथ्वी पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है, या गोयट होती है या जियोड होती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका, जैसे दिया है दोस्तों एच आर जे बैरोज जियोग्राफी एंड ह्यूमन
इकोलॉजी, हंटिंगटन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, और नॉन गोड दिया है द अर्थ एंड मैन। दोस्तों इसकी बुक है द अर्थ एंड मैन, ठीक है। और दोस्तों चॉर्ले एंड पीटर हैगेट, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। मॉडल्स इन ज्योग्राफी किसने लिखी है? मॉडल्स इन ज्योग्राफी के लेखक हैं चॉर्ले एंड पीटर हैगेट, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों 46 क्वेश्चन था। और दोस्तों इस तरह एक हम लोगों का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक। अब आइए दोस्तों यहाँ दिया है भौतिक भूगोल, दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का भौतिक भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल में दोस्तों हम लोग देखते हैं सौरमंडल परिचय, ठीक है दोस्तों। सौरमंडल के बारे में बताया गया है कि सौरमंडल परिचय के बारे में जो भौतिक भूगोल के ही अंतर्गत आता है। तो आइए दोस्तों अब हम चलिए दोस्तों अब हम लोग सौरमंडल स्टार्ट करते हैं भौतिक भूगोल में। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं सौरमंडल से। जैसे दिया है दोस्तों, पीतवामन किसे कहा जाता है? पीतवामन, पीतवामन मतलब पीला, ठीक है दोस्तों। पीत मतलब पीला वामन किसे कहा जाता है? दोस्तों पीला वामन किसे कहा जाता है? आइए देखते हैं। मंगल को, शनि को, अरुण को, शनि को, शनि को, सूर्य को। तो पीतवामन दोस्तों सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो टीजीटी यूपीटीजीटी 2021 का एग्जाम था दोस्तों, उसमें पूछा था पीतवामन किसे कहा जाता है? पीतवामन सूर्य को कहा जाता है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी को हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है दोस्तों, पीतवामन सूर्य को कहा जाता है, ठीक। पीतवामन सूर्य को कहा जाता है। किसी भी तारे के रंग से हम उसके तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई दोस्तों तारा है, ठीक है, कोई तारा हो, किसी तारे के रंग से हम उसके तापमान को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तापमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान 5500 से 6000 होता है और सूर्य का रंग पीला होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस है। सिंपल, कितना? 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सूर्य का रंग पीला होता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों तारों का रंग दिया है और तापमान दिया है। जैसे दिया है दोस्तों देखते हैं। जैसे नीला दिया है, नीला का दिया है दोस्तों 50,000 से 28,000, ठीक। तापमान है दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 से 28,000। और नीला श्वेत का दिया 28,000 से 10,000। श्वेत का दिया है दोस्तों 10,000 से 7,500। श्वेत और पीला का दिया है 7,500 से 6,000। और पीला का दिया है दोस्तों 6,000 से 4900, ठीक। और नारंगी का दोस्तों दिया है 4900 से 3500। और लाल का दिया है 3500 से 2800। इसका मतलब दोस्तों तारों का जो रंग है, जो लाल तारा होगा उसका तापमान सबसे कम होगा, 3500 से 2800 के बीच में आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह कथन एक है, ठीक। तो दोस्तों ये क्या है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यह कथन एक है। क्या है? प्राकृतिक नियम है, तथ्य है। ऑप्शन ए, केवल ये सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, न तो एक सही है न तो दोनों सही है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा सौरमंडल सौरमंडल है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ये तो तथ्य है ना, फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या दिया है व्याख्या।
सौरमंडल, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, यह कथन तथ्य, एक तथ्य है, न कि प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो ये तथ्य। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना है? 1,42,800। बृहस्पति जो ग्रह है इतना बड़ा है कि 1,42,800 इसका किलोमीटर है, इसका व्यास। सूर्य से बृहस्पति की औसत दूरी 77.83 करोड़ है। कितनी है? सूर्य है मान लो यहाँ और बृहस्पति यहाँ है, इसकी औसत दूरी है 77.8 करोड़ 83 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला बृहस्पति है। ठीक है, कह रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ लिखे, अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। यानी कि ये अपने अक्ष पर ही, अपने अक्ष पर, एक अक्ष होता है दोस्तों, एक कक्ष होता है। अक्ष सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अक्ष का मतलब दोस्तों ये सूर्य है, सूर्य के अपना भी करता है और सूर्य का भी ये कर लेता है चक्कर। कितने में? 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमण अवधि दोस्तों इसकी है 11.86 वर्ष है। ठीक है, इसकी अब दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कि बृहस्पति ग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी है? 11.86 है। ठीक है, इसका धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी से अधिक है। इसका जो है धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी से अधिक है, पृथ्वी से अधिक है धरातलीय जो गुरुत्व है। बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। इसका घनत्व बहुत कम है, 1.33 बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व। और वहीं पृथ्वी का औसत घनत्व दोस्तों 5.5 है। ठीक है, 5.5 है पृथ्वी का। जो सौरमंडल में सबसे ज़्यादा पृथ्वी का औसत घनत्व इसका है, पृथ्वी का, और सबसे कम शनि का है। ठीक, शनि का सबसे कम है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शांत सागर अवस्थित है। शांत सागर दोस्तों कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मंगल पे, ऑप्शन ए मंगल पे, ऑप्शन बी चंद्रमा पे, ऑप्शन सी बृहस्पति पे, ऑप्शन डी अंटार्कटिका पे। तो शांत सागर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, चंद्रमा पर अवस्थित है। ठीक है, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शांत सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इंग्लिश में जो कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ? चंद्रमा पर। ठीक है, शांत सागर अपोलो, जो शांत सागर है अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल है। अब ये शांत सागर, ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि शांत सागर क्या है, बस ऐसे पूछ सकते हैं शांत सागर क्या है। यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है कि शांत सागर अवस्थित है, तो चंद्रमा पे अवस्थित है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शांत सागर क्या है, तो अब ऑप्शन में रहेगा अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल है। बस चंद्रमा पर सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था। ठीक, कब? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है? किसको? जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है। ये जोवियन ग्रह समूह किसको कहते हैं दोस्तों? ठीक, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बी, ऑप्शन बी है मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी सही है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों इसमें दो, एक आंतरिक ग्रह होता है और एक बाहरी ग्रह होता है। इस जोवियन ग्रह को ही बाहरी ग्रह कहते हैं और आंतरिक ग्रह को इसको स्थल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं, इसी में सब पता चल जाएगा। दोस्तों दिया है दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं। जैसे कि हमने बताया दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि ये सूर्य व शुद्ध ग्रह की पट्टी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो जो सूर्य है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये सूर्य है और ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। अब इसके बीच में दोस्तों ये शुद्ध ग्रह में पट्टी पट्टी मिलती है, शुद्ध ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो ये सूर्य और शुद्ध ग्रह की जो पट्टी के बीच में पाया जाता है, इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब इसके बाद बृहस्पति पाया जाएगा, शनि पाया जाएगा, अरुण पाया जाएगा, वरुण पाया जाएगा। ये शुद्ध ग्रह पट्टी के बाहर है, इसलिए इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या करते हैं। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की भांति शैल व धातुओं से हुआ है। ठीक, तो इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह को। बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं, जिसका अर्थ है बृहस्पति के समान। अब जोवियन ग्रह कहते हैं, अब इसका अगर तुमसे जोवियन ग्रह का अर्थ भी पूछ सकता है दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं? बृहस्पति के समान कहते हैं। जोवियन ग्रह गैस से बने विशाल पिंड है। जो जोवियन ग्रह है दोस्तों, ये क्या है? गैस से बने विशाल पिंड है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित सघन वायुमंडल है, सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण, जितने भी ग्रह हैं, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले इस समय हुआ था। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो दोस्तों ये तो लगभग हमको लग रहा है सभी दोस्तों को पता होगा कि सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। शुक्र, ठीक, शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यह पृथ्वी के से सर्वाधिक निकट एवं सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। ठीक, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। इसके उच्च तापमान का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड जैसे है। ठीक, इसके उच्च तापमान का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि यहाँ CO2 सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रमुख है। शुक्र अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। ठीक, ये अपनी विपरीत दिशा में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, जो पूर्व से पश्चिम में। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि, एक परिभ्रमण होती है, एक परिक्रमण होती है। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष है सूर्य के चारों ओर? तो दोस्तों 28.28 वर्ष और 84 वर्ष
29.60 वर्ष और 29.46 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ दोस्तों शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि 29.46 वर्ष है। ठीक है, आइए दोस्तों अब देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि 29.46 वर्ष है। कितनी है? 29.46 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, शनि ग्रह पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, बृहस्पति ग्रह जो है शनि के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक, इसका घनत्व तो पृथ्वी से कम है। ठीक, पृथ्वी से कम है शनि ग्रह। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम है? जो इसको दोस्तों ये जो पिंड कह लें या वो जैसे पिंड है या इसी को ग्रह भी कहते हैं। ठीक, इनको हमको दोस्तों बढ़ते घनत्व जैसे जिसका घनत्व ज़्यादा है के अनुसार कौन सा सही क्रम में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बढ़ते क्रम में कह रहा है। तो दोस्तों अब आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे सौरमंडल के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देखते हैं कि जो पिंड जो है घनत्व, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है दोस्तों? सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है। ठीक, तो ये तो सबसे लास्ट में ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो ये दोनों को ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ऑप्शन ए बचा और बी बचा, बी और सी बची। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं कि अब सबसे कम दोस्तों किसका है। तो सबसे कम घनत्व दोस्तों शनि का है। ठीक, शनि का है। तो इसमें शनि तो दोस्तों दिया नहीं है, पृथ्वी दिया है, बृहस्पति, मंगल और बुध दिया है, लेकिन शनि नहीं दिया है। तो आइए दोस्तों इसको एक देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। एक बार देखते हैं कि कौन सा सही है इसमें। तो पृथ्वी घनत्व के अनुसार तो सबसे तो निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, कि बी ऑप्शन सही है। जैसे दोस्तों पृथ्वी सबसे ज़्यादा इसका घनत्व है, फिर इसमें बृहस्पति, मंगल, बुध। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके याद कर लेते हैं दोस्तों कि सब बृहस्पति, फिर मंगल, बुध और पृथ्वी है। ठीक है, आइए दोस्तों इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। जैसे आप लोग देखिए एक बार KBS TGT 2018 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों TGT PGT GIC LT जो वैकेंसी है उसी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और बहुत क्यूरियस होके दोस्तों क्वेश्चन करना है। सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते औसत घनत्व के अनुसार सही क्रम निम्नलिखित हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को हम बताएं कि शनि ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है, 0.69 दिया है दोस्तों। ठीक, ये हो गया दोस्तों। फिर बृहस्पति का होगा, ठीक, 1.33। फिर वरुण का है 1.06, अरुण का है 1.30। ठीक, फिर उसके बाद मंगल का है 3.95, फिर शुक्र का है दोस्तों 5.27, फिर बुध का है 5.5 और पृथ्वी का है 5.2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देख लीजिए। ठीक, तो जैसे दोस्तों अब हम लोग देखें कि बृहस्पति पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है घनत्व। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है। ठीक, 5.2 पृथ्वी का है, और सबसे कम शनि का है 0 पॉइंट, ऐसे ही याद कर लो। फिर दोस्तों देखते हैं
फिर उसके बाद पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके पहले किसका है 5.5 है बुध का। ठीक, पृथ्वी के बाद बुध का। फिर ऐसे शनि में देखते हैं, शनि के बाद दोस्तों सबसे कम है अरुण का 1.30। ठीक है, तो शनि अरुण। ठीक है, तो ऐसे दो दो कर कर याद कर लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सौर परिवार का, ठीक, दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड, पिंड बोले तो ग्रह, ऐसे पिंड का मतलब ग्रह है दोस्तों। ठीक, ग्रह, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है दोस्तों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शनि। ठीक, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि कह रहा है निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? ओह सॉरी दोस्तों, ये पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो इस हिसाब से दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। इसका बृहस्पति कैसे, आइए हम लोग देखते हैं कि दोस्तों सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पहला दोस्तों सूर्य हो जाएगा। ठीक, सूर्य, तभी तो दूसरा होगा दोस्तों। ठीक, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नहीं समझ पाए, लेकिन ये सूर्य होगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। वैसे देखा जाए दोस्तों ग्रह के हिसाब से तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति हो जाएगा, तो ग्रह के हिसाब से देखेंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह या पिंड कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे, तो फिर ये दूसरे नंबर पे लेंगे, पहले नंबर पे हमको तो सूर्य को ही लेना पड़ेगा ना, तभी तो जाके दूसरा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड बृहस्पति है। ठीक, बृहस्पति है, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड सूर्य है। देखिए दोस्तों, सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड सूर्य है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, अब आकार के अनुसार दोस्तों पूछता है, एक घनत्व के अनुसार दोस्तों पूछता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आकार के अनुसार देखते हैं, तो सबसे पहले बृहस्पति आएगा दोस्तों। ठीक, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा आकार में बृहस्पति है, और फिर उसके बाद सबसे छोटा बुध है। ठीक, फिर बुध के बाद, फिर बृहस्पति के बाद फिर शनि दूसरे पे। ठीक, आकार के अनुसार, फिर इधर लास्ट से छोटा के में देखा जाए तो मंगल है दूसरे नंबर पे। ठीक, और पृथ्वी का पूछता है दोस्तों, वैसे पृथ्वी वैसे 5। ठीक, तो पृथ्वी 5वें नंबर पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब इसका एक नवा क्वेश्चन देखते हैं। जीपीएस में कितने उपग्रह, जीपीएस में कितने उपग्रह उपयोग किए जाते हैं दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। जीपीएस में कितने उपग्रह प्रयोग किए जाते हैं? जीपीएस में कितने उपग्रह प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। ठीक है, तो इसका आंसर जीपीएस में 24 उपग्रह लगाए जाते हैं। जीपीएस, ठीक है, जीपीएस में 24 उपग्रह लगाए जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही याद करें कि जीपीएस, जीपीएस, ठीक है, जीपीएस में कितने उपग्रह लगाए जाते हैं? 24। ऐसे दोस्तों याद कर लीजिएगा, 2-3 बार बोलते हैं। जीपीएस में कितने उपग्रह लगाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, लगाए जाते हैं? 24। जीपीएस में, जीपीएस में कितने उपग्रह उपयोग किए जाते हैं? 24। ठीक, 24। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जीपीएस में 24 उपग्रह उपयोग किए जाते हैं। अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक उपग्रह
आधारित नेविगेशन प्रणाली है, ठीक है, जो अमेरिका का इसमें अब जीपीएस का फुल फॉर्म बोल देगा, जिसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दोस्तों, ठीक है, जीपीएस का एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है दोस्तों, ठीक है, जिसमें 24 कक्षीय उपग्रह शामिल हैं। कितने? 24 कक्षीय उपग्रह शामिल है। ये दोस्तों जो कक्षीय होता है, ये जो कक्षीय होता है, ये अपने ही स्थान पे ये घूमते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको कक्षीय कहा जाता है, ठीक। आइए दोस्तों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों कि चुंबकीय तूफान क्या है। चुंबकीय तूफान क्या है दोस्तों? चुंबकीय तूफान क्या है? जो चुंबकीय तूफान क्या है इसको देखते हैं। चुंबकीय तूफान क्या है? तो ऑप्शन ए, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी। जो खगोलीय पिंड है उसमें चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, उसी को चुंबकीय तूफान कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसी को चुंबकीय तूफान कहते हैं। नाम से ही जैसे दोस्तों पता चल रहा है कि चुंबकीय तूफान, अब चुंबकीय तूफान, तो अब ऑप्शन में तो कोई ऐसा दिया नहीं है, जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि चुंबकीय तूफान। खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में जब गड़बड़ी होगी तो जब एक दूसरे में टकराएंगे तो वहाँ पे तूफान जैसे एकदम आग की तरह पूरा एकदम, जब जैसे आग लगती है, जैसे ब्लास्ट होता है वैसे ही होता है दोस्तों। तो वही चीज़ है कि चुंबकीय तूफान क्या है, तो खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी को तूफानी चक्र चुंबकीय तूफान कहा जाता है। ये तूफान सोलर विंड में भिन्नता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जब ये तूफान दोस्तों उत्पन्न ही क्यों होते हैं? जैसे सोलर विंड, मतलब सोलर विंड में भिन्नता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जब सोलर विंड में जब भिन्नताएं आ जाती हैं तभी ये तूफान उत्पन्न होते हैं, ठीक, जो पृथ्वी के प्रवाह, प्लाज्मा और इसके वातावरण में बड़े बदलाव लाते हैं, ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी के प्रवाह, प्लाज्मा और इसके वातावरण में बड़ा लाते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटा प्लस हो गया है, और इसी को हम लोग अब यहीं पे विराम देंगे। और दोस्तों जो भी इसमें कमियां हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।